अब आपका आता है देखिए लास्ट चैप्टर में भी मैंने अभी आपको स्टार्ट किया था, तब इम्प्लिसिट और इनवर्स फंक्शन रूल बता दिया था 3.9 सेक्शन 3.9 में। Function of form y is equal to function of x express y explicitly in terms of x and are called explicit function. Function of xy is equal to 0 do not express y explicitly in terms of x and are called implicit function. ठीक है, तो implicit explicit का डिफरेंस आपको क्लियर है। If an implicit function exists and fy, इसका भी मतलब पता है, does not equal to 0 at the point around which the implicit function is defined, the total differential is simply fx dx plus fy dy is equal to 0. ठीक है, यहां पर कंडीशन क्या है, fy आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है, एग्जिस्ट करता है और fy 0 नहीं है, तो आपका जो टोटल डिफरेंशियल होगा उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, fx dx plus fy dy is equal to 0, ये ध्यान रखिएगा। Recalling that the derivative is ratio of differential, we can then rearrange the terms to get the implicit function rule. और उसके बाद में आप इन सभी को रीअरेंज कर दीजिए, तो आपका जो फाइनल जो जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारा कहलाता है ये dy by dx which is equal to माइनस fx। देखिए अब मैं आपको fx का मतलब नहीं बता रहा हूं, आपको पता है ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय fy, ये आपका रूल है इसका। इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में आपको जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा वो ये है, dy by dx कैसे निकालना है, वो आपका आंसर उसका होगा माइनस fx अपॉन fy। यानी कि आप क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, x के रेफरेंस में जो फंक्शन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे y के रेफरेंस में पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ में। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ इसका इन केस ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, और यही आपका क्या इनवर्स फंक्शन है। नोटिस दैट द डेरिवेटिव dy by dx इज द नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द करस्पॉन्डिंग पार्शियल। जो भी करस्पॉन्डिंग पार्शियल है ये उसका नेगेटिव है ये, और उनके रेसिप्रोकल का। ठीक है, रेसिप्रोकल यानी कि fy by ये fx है, तो fx by fy उसका जो है उसका आपका क्या है ये dy by dx is the negative of the reciprocal of the corresponding। अभी मैं रेसिप्रोकल क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ ऊपर y है नीचे x है, और यहाँ पे ऊपर क्या है, ध्यान दीजिएगा पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ देखिए dy by dx क्या है, ये ऊपर y है नीचे x है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर यहाँ पे क्या आ जाता है x का पार्शियल डेरिवेटिव और नीचे y का पार्शियल डेरिवेटिव, इसलिए मैंने रेसिप्रोकल वर्ड यूज किया। डॉलिंग ने इसकी डेफिनेशन में रेसिप्रोकल वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि x और y का जो डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव है dy by dx, वो fx के और fy के डिफरेंशियल्स जो उसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल डिफरेंशियल्स हैं उनका रेशियो है उनके, इसलिए क्योंकि y और x को अगर कहेंगे तो y और x का नहीं है, ये x और y का, इसलिए रेसिप्रोकल और माइनस साइन के साथ में। इतनी सी डेफिनेशन आप ध्यान रखिए, आपका इसका जो सॉल्यूशन है वो सही हो जाएगा। अब ये आपको एक फंक्शन दिया है y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस f माइनस y। एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है इफ ईच वैल्यू ऑफ द y yields one and only one value of x। ठीक है, assumes inverse function exists, the inverse function rule states that the derivative of the inverse function is reciprocal of the derivative of the original function। Thus if q is equal to function of p is the original function, the derivative of the original function is dq by dp। आप यहाँ पे इसमें क्या निकालेंगे, dq by dp निकालेंगे, तो और the derivative of the inverse function is p is equal to f minus 1 q। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से इसका हो गया, और वो आपका कहलाएगा dp by dq। तो ये सिंपली अगर हम कह सकते हैं प्रोवाइडेड dq by dp is not equal to 0, तो dp by dq is equal to 1 upon dq by dp होगा। ये आप इन एग्जांपल्स में इनको देख सकते हैं। देखिए आप प्रूव कर दीजिए, देख लीजिए इनको सभी को, ये अब आप कर सकते हैं क्योंकि अब आपको सारी चीजें पता है। मेरा काम आपको रूल बताने का। अब हम सिंपल एक इसकी एग्जांपल नंबर 17 पे चलते हैं। q is equal to 20 minus 2p।
ठीक है। तो आपको कहा है फॉलोइंग फंक्शन है, आप इसमें क्या निकालेंगे, dp बाई dq निकालेंगे तो वो क्या होगा, 1/dq बाई dp होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है वही है। तो dq बाई dp आपने किया है, इसका तो कितना है, -2 आ गया, p आपका वेरिएबल है, -1/-2 लिख लिया तो 1/-1/2 इसका आंसर हो गया। जस्ट इसी प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। प्रोवाइडेड दैट p इज नॉट इक्वल टू, ये इसमें कंडीशन बहुत जरूरी है। चलिए ये यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 5 को मैं क्लोज करता हूँ, बंद करता हूँ। इसकी प्रॉब्लम्स आपके पास मैंने पूरी इसकी पीडीएफ दे दी है। आप जितनी भी एक्सरसाइज करना चाहें ज्यादा मत करिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। हमारा मतलब केवल और केवल रूल्स के ऊपर है, कंडीशंस के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादातर उससे आएंगे। एक बार आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, आप 1000 प्रकार की प्रॉब्लम करें, आप कुछ भी दे दे आपको, आप सॉल्व कर सकते हैं। फंडामेंटल क्लियर करिए, और मेरी क्लास स्पेशली फंडामेंटल्स के ऊपर ही मैं रख रहा हूँ। ज्यादा मैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपको ज्यादा नहीं जाना है। एक एक दो दो आप सॉल्व कर दिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने के लिए। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 अभी क्या करेगा, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ज्यादातर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है हमारी, उनके ऊपर ही ये बात करता है। अब आपको इनके पीछे की मैथमेटिक्स सारी आ गई है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सारे मैथमेटिक्स के मास्टर हो गए हैं। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप तो केवल आंख बंद करके करते जाइएगा। केवल और केवल आपको क्या ध्यान रखना है, जो बेसिक मैथमेटिक्स मैंने आपको बताई है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, उसको सारी कंडीशंस को ध्यान रखना। चलिए फर्स्ट कंडीशन से हम 6.1 से स्टार्ट करते हैं। ये आपको बताता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ये सभी को सब पता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल is defined as the change in output brought about by a small change in capital when all the other factors of production are held constant, other things remaining constant ceteris paribus। ठीक है, इस प्रकार से आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को डिफाइन करेंगे। change in output brought about by a small change in capital ceteris paribus। जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करें, जब भी हम एसेट फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, वहां पर सेटिरस पेरिबस ही बोल दीजिए, सफिशिएंट है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट बोलने की जरूरत नहीं। गिवन है प्रोडक्शन फंक्शन सच एज दिस, एमपी के निकालना है, क्या दिखना चाहिए, केवल के दिखना चाहिए, एल नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखिए। तो डी क्यू बाई डी के निकालना है, तो क्या हुआ, 36L माइनस 4K। ये अगर आपको देखना आ गया है अर्जुन की आंख की तरह, तो आपको कहीं कोई गलती जिंदगी में नहीं होगी। इसी प्रकार से एमपीएल निकालना है, तो केवल एल देखिए, 36K माइनस 6L। क्लियर? फिर ये कह रहा है 6.1 टू 6.3 देख लीजिए, वो हम बाद में देख लेंगे। चलिए वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम 6.1 टू 6.3 आपको ही देखनी है। ठीक है, वहां पे सब ऐसे ही होगा और उसमें कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, आप देखते जाइए। अब आता है सेकंड जो हम इसका यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का, वो हम करते हैं इनकम डिटरमिनेशन मल्टीप्लायर के अंदर हम निकालते हैं इसको, एंड कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, ये आपका जो फंक्शन दिख रहा है आपको सभी जानते हैं किसका फंक्शन है, ये नेशनल इनकम वाला है ना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस जेड। एक्स माइनस जेड क्या बता रहा है आपको, कि ये ओपन इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, दूसरा ये और भी क्या बता रहा है कि इसके अंदर गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट क्या काम करती है, टैक्स लगाती है ना, और वेलफेयर के काम करती है। और सी प्लस आई ही होता तो केवल 2 ही सेक्टर, तो ये 4 सेक्टर सभी हैं इसके अंदर, है ना। एक्सटर्नल सेक्टर भी है, केवल इंटरनल इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा है। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिराइव द वेरियस मल्टीप्लायर्स ऑफ एन इनकम डिटरमिनेशन मॉडल in calculating how the equilibrium level of the endogenous variable can be expected to change in response of the change in any of the exogenous variable or parameters। exogenous variables को हम क्या कहते हैं, parameters। यहाँ पर पैरामीटर क्या है, सी आई जी एक्स जेड, ये सब पैरामीटर है। income determination multiplier provided an elementary exercise in what is called comparative statistics analysis, or more simply comparative statistics। इसको चैप्टर 13 में, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ मेरे को चैप्टर 13 में तक पहुंचना है, उसको ले जाने के लिए रास्ते से गुजर रहे हैं अभी अपन, और कुछ नहीं। अब ये यहाँ पे पहुंच गए हम, सिंपली हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे आपका सी क्या है, सी जीरो प्लस बी वाई, जी क्या है, जी जीरो मान लिया मैंने, जेड क्या है, जेड जीरो मान लिया,
ठीक है। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पी है, एक्सपोर्ट आपका एक्स है, और आई क्या है, इन्वेस्टमेंट आपका, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इनकम से इंड्यूस्ड है। जिस प्रकार से कंजम्पशन इंड्यूस है ना इनकम से, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वैसे इन्वेस्टमेंट भी इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिंपली आप इन सबको रख लीजिए उसके अंदर, तो आपके पास क्या आएगा, ये फंक्शन आएगा, i इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी माइनस ए सी जीरो प्लस आई जीरो प्लस जी जीरो जेड जीरो माइनस एक्स जीरो माइनस जेड जीरो। अब हमारा को क्या मतलब था, केवल इसी से मतलब, ठीक है। अगर यहाँ पे ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो ए टर्म नहीं आती आपकी, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अगर कौन सा होता, फिक्स रहता, कांस्टेंट रहता, इनकम के साथ वेरी नहीं करता, तो आपकी ए टर्म नहीं आती। यहाँ पे ए टर्म इसलिए आ रही, और सी भी अगर इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो ये पूरी कोई भी टर्म नहीं आएगी, कि सारे इक्वल वही हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लायर, यानी कि इनकम में एक मल्टीप्लायर आपका आ गया 1/1 माइनस बी माइनस ए। ठीक है, और यहाँ हम क्या बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे, जब भी वेरिएबल बहुत सारे हो जाए, आप जो भी डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या होगा आपका, पार्शियल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के साथ कर दीजिए, और पैरामीटर्स गिव द मल्टीप्लायर फॉर दैट वेरिएबल और पैरामीटर, दस द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर इज गिवन बाय। अब बताइए गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा इसके अंदर, इसको बोल देते हैं हम गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी कर दीजिए, तो आएगा क्या आपके पास, 1/1 माइनस बी माइनस सी, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। इसी प्रकार से इंपोर्ट मल्टीप्लायर पूछ लिया, तो इंपोर्ट मल्टीप्लायर, इंपोर्ट क्या है बताइए, माइनस जेड, एक्स क्या है, एक्सपोर्ट, एक्स माइनस जेड क्यों लिखते हैं, तो क्लियर है ना सभी को। एक्सपोर्ट करने से पैसा इनकम बढ़ती है, इसलिए एक्स को प्लस लिखते हैं, और इंपोर्ट जिसको जेड बताया इसने, उससे हमारी इनकम कम होती है, तो इसको इसलिए माइनस साइन यूज करते हैं। तो जब मैं इंपोर्ट मल्टीप्लायर करूंगा तो केवल यहाँ माइनस साइन और आ जाएगा, मल्टीप्लायर वो ही रहेगा 1/1 माइनस बी माइनस ए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर में पार्शियल डेरिवेटिव काम में आता है। अब अगला ये कह रहा है, एंड द मल्टीप्लायर फॉर ए चेंज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इज गिवन बाय डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए, वेयर बाय मीन्स ऑफ द क्वोशिएंट रूल। अगर क्वोशिएंट रूल आपको लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल याद आ रहा है ना, डिवाइड वाला क्वोशिएंट रूल याद है, डिवीजन वाला रूल। एक तो मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था, हाँ, एक वो जो बेस में जो भी नीचे आ रहा है उसको स्क्वायर कर दीजिए। ये अब क्या कह रहा है आपको, अगला कह रहा है मल्टीप्लाई फॉर ए चेंज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट ही चेंज हो जाए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट क्या है, ए, ये ए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, बी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ए क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। आपने शायद हिंदी की बुक्स में कभी भी ये नहीं पढ़ा होगा कि ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट भी कोई चीज होती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो हम बहुत पढ़ते हैं, बी तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ए नहीं पढ़ते। इसने यहाँ पे इसको ए को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए अब ये कह रहा है कि सपोज ए में कोई चेंज हो जाए तो आपका क्या होगा। अब ए में चेंज हो जाए तो आपकी तो प्रॉब्लम हो गई, फंक्शन आपका ये ऐसा है, अब ये ए में चेंज होना, ये वेरिएबल हो गया आपका। आपको अर्जुन की आंख की तरह जब भी कोई कहे कि इसमें चेंज हो जाए, इसमें चेंज मतलब वो आपका वेरिएबल हो गया, वही दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखेगा हमें। ठीक है, मैथमेटिक्स जितनी सिंपल कुछ भी नहीं है। काफी लोगों ने इसको ऐसा बना दिया है और ये तो बहुत टिपिकल है, बच्चे लेते ही नहीं है, जबकि ये इतना, इससे ज्यादा सिस्टमेटिक और सिंपल कोई चीज ही नहीं है। तो जब आपको अब देखिए, अब मेरे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं इसको यहाँ पर क्यों वो रूल लगा रहा हूँ, कौन सा रूल लगा रहा हूँ मैं इसको, क्वोशिएंट रूल क्यों लगा रहा हूँ, डिवाइड वाला रूल क्यों, ये तो नीचे आ गया बेचारा, फंक्शन में नीचे है ये, तो आपको ये तो इसको इसके रेफरेंस में लेना पड़ेगा, तो आपको क्वोशिएंट रूल पे जाना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल ये क्या करेंगे, मैं जो बेस में है उसका स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, ध्यान है आपको। अब इसको जो भी बेस में था उसको एज इट इज लिख लिया, ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर है दूसरा फंक्शन आपका कौन सा है, देखिए ये वाला सी जीरो आई जीरो जी जीरो एक्स जीरो जेड जीरो, यहाँ पे कहीं भी आपको ए दिख रहा है, ये सारे कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो गया, ठीक है, इसको मैंने जीरो लिख दिया, क्लियर।
उसके बाद क्या करना है, माइनस साइन लगाना है और इस पहले वाले को एज इट इज लिखना है। देखिए क्वोशिएंट रूल क्यों लगाया, या भाग हो रहा है, देखिए भाग हो रहा है ना, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, इसलिए क्वोशिएंट रूल लगा दिया। कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको मैथ समझ में आ गई है। हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, ठीक है। और ये न्यूमरेटर का पार्ट है वो कांस्टेंट है, इसको जीरो कर दिया। अगला माइनस साइन लगाया, क्वोशिएंट रूल जब भी लगाएंगे तो माइनस साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है, प्लस साइन। फिर एज इट इज न्यूमरेटर को उतार दिया, लिख लिया यहाँ पे, ये न्यूमरेटर आपने उतार लिया एज इट इज। अब डिनोमिनेटर पे जाइए, ये डिनोमिनेटर है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेफरेंस में करना है, अर्जुन की आंख ए, तो क्या आएगा, -1। क्लियर है, ये वाला पार्ट इस जीरो के कारण पूरा ही खत्म हो जाएगा। ये -1 और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, C0 I0 G0 Z0 X0 माइनस Z0 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट कितनी चेंज होगी, किसके चेंज होने से, ए के चेंज होने से, है ना। हम्म, ये आपका होगा 1/1 माइनस बी स्क्वायर, तो मल्टीप्लायर अब आपका चेंज होगा, इसको हम इस ढंग से रखेंगे। क्लियर, ये क्या निकाला हमने, इसको देखिए, एक तो आपने निकाला था सिंपली इंपोर्ट मल्टीप्लायर, वो नेगेटिव साइन था। फिर आपने निकाला था गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, वो 1/1 माइनस बी था। ठीक है, तीसरा जो आपने निकाला वो कह रहा है एंड द मल्टीप्लायर फॉर ए चेंज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट मेरी चेंज होती है तो मेरा मल्टीप्लायर क्या होगा, वो होगा मेरा 1/1 माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैंने इस ढंग से जमा दिया, देखिए इसको इस प्रकार से जमा सकते हैं, 1/1 माइनस बी का होल स्क्वायर को दो बार लिख लिया, 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस बी। अब ये इसमें देखिए, ये जो इतना पार्ट आ रहा है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर जाइए वापस, ये आपका क्या है, यही तो है, फंक्शन ही तो है ना। तो इसको वाई बार लिख लिया हमने, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो ये जो आपका मल्टीप्लायर हुआ वो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिवाइड बाय 1/1 माइनस बी माइनस ए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को भी चेंज करूंगा तो भी सेम आएगा आंसर, उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं। अगर प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट चेंज करने के साथ क्या होगा, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज करने के साथ, यानी बी बी कर दूं, यहाँ पे मैं डेल्टा बी कर दूं, तो भी मेरा आंसर यही आएगा। क्या आंसर आएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को 1/1 माइनस बी से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपका सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है, जो मल्टीप्लायर वगैरह है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पे आप मर्जी आए जितने मल्टीप्लायर्स निकालते जाइए, अलग अलग मल्टीप्लायर होते हैं, कुछ वापस बैलेंस मल्टीप्लायर भी है, बहुत सारी चीजें, वो सब मैं आपको बताऊंगा, अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। थर्ड आता है आपका इनकम एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ईवाई से बताया, मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल परसेंटेज चेंज इन इनकम व्हेन ऑल अदर वेरिएबल्स आर हेल्ड कांस्टेंट। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, मेजर्स द रिलेटिव रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर व्हेन ऑल अदर रिमेनिंग कांस्टेंट गिवन द डिमांड फंक्शन। ये सपोज आपका डिमांड फंक्शन ऐसा हो गया, बड़ा हो गया, इनकम के साथ बढ़ रहा है, P2 के साथ भी प्लस है, P1 के साथ माइनस है, देखिए, ठीक है। और ये अब बताइए, P1 P2 के साथ में प्लस का मतलब क्या है, ये प्लस C लगाए ना। अगर प्राइस ऑफ टू, दूसरी वस्तु की जो प्राइस है वो अगर बढ़ेगी तो पहली वस्तु की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसी वस्तु को क्या कहते हैं हम, हम्म, कौन सी वस्तु कहते हैं, ये तो देखिए इकोनॉमिक्स तो आपको आनी ही चाहिए, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स भूल जाए।
मैथ तो आपको हाँ, सब्स्टिट्यूट हुई ना प्रतिस्थापन वस्तु। जो और अगर आप पूरक होती तो क्या होता है, जैसे कि पेट्रोल की अगर प्राइस बढ़ेगी तो कार की डिमांड क्या होगी? कम होगी, ठीक है? ये प्लस प्लस साइन और माइनस साइन का मतलब समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहे हैं तब भूल जाएँ क्या क्या चीज़। तो ये जो दोनों वस्तुएँ हैं, 1 और 2 जो वस्तुएँ कैसी हैं? आपकी सब्स्टिट्यूट कमोड। ये देखते ही पता पड़ जाए, आपको इक्वेशन देखते ही पता पड़ जाना है। अब सपोज़ मैं आपके एक एक क्वेश्चन दूँ आपको, केवल ये इक्वेशन लिखी है मैंने और मैं पूछ लूँ कि अ, वस्तु x और 1 और 2 क्या है? प्रतिस्थापन है, पूरक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम देखते हैं यार इसके अंदर कहाँ कुछ दिख लिखा हुआ तो है ही नहीं, कैसे पता करेंगे प्रतिस्थापन वस्तुएँ, पूरक वस्तुएँ की कैसी वस्तुएँ हैं, है ना? तो ये आपको इसके अंदर छुपा हुआ है, इस इक्वेशन से हमें इक्वेशन रीड आउट करना आना चाहिए आपको केवल। तो इनकम इलास्टिसिटी आपको निकालनी है तो क्या होगा? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y डिवाइड बाय डेल्टा Y अपॉन Y, ठीक है? ये आपकी इनकम इलास्टिसिटी का फ़ॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से कॉस्ट इलास्टिसिटी निकालनी हो तो ये फ़ॉर्मूला हो गया। ये अब आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दे रहे हैं। चलिए निकालिए आप क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी सब निकालें। वाई 10,000 है आपकी, पीबी आपकी 200 है, पीपी प्राइस ऑफ जो पी है, 2 चीज़ें हैं ना इसके अंदर, तो वो आपकी 100 है। इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करके इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है? ये आप निकाल लीजिएगा इसके अंदर। विथ अगर ये देखिए इनकम इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन 1 तो वो क्या होगी? इनकम इनएलास्टिक होगी। For given percentage increase in national income, demand for the good will increase less than proportionately. Hence, the relative market share of the good will decline as the income expands. Since the income elasticity of demand suggests the growth potential of the market, the growth potential in this case is limited. ये इसकी क्या होगी? इसकी इस केस में लिमिटेड होगी और इसी प्रकार से आप क्रॉस भी निकाल सकते हैं। अब क्रॉस का क्या मतलब है वो बता रहा है। फॉर सब्स्टिट्यूट गुड, ये सब्स्टिट्यूट थी ना, सच एज़ जो भी बीफ और पोर्क वॉर का इसने एग्जांपल लिया। तो क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रही और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये क्या होगी? क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? नेगेटिव होती है। वो तो आपको पता ही लग गया, मैंने आपको ऊपर से ही बता दिया। और अगर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी आपकी? 0 हो तो गुड्स कैसी होगी? आपकी अनरिलेटेड होगी, उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। तो आपको कभी ये पता करना हो कि गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, गुड्स आपकी सब्स्टिट्यूट है या अनरिलेटेड है, तो आप क्या निकालेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी निकालते ही आपको पता पड़ जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या आएगी? पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या आएगी? नेगेटिव। और क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब डेल्टा Q1 बाय डेल्टा P2 डायरेक्ट निकालते ही पता लग जाएगा, है ना? अगर वो नेगेटिव है तो ये आपका आ जाएगा और अगर वो 0 आ रहा है तो क्या होगा? अनरिलेटेड। वो इक्वेशन में हो गई। चलिए, अब आते हैं हम इंक्रीमेंटल चेंज के ऊपर, डिफरेंशियल एंड इंक्रीमेंटल चेंज के ऊपर। Frequently in economics, we want to measure the effect of a dependent variable of a change in the independent variable. If the change is a relatively small one, the differential will measure the effect. ठीक है, अगर स्मॉल बहुत छोटा सा आपका चेंज है, जैसे कि कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट में हम चेंज देखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेबर हायर्ड, कैपिटल यूज और आइटम्स कितने सोल्व किए उसके बेस पे। तो अगर चेंज इज रिलेटिवली स्मॉल, द डिफरेंशियल विल मेजर द इफेक्ट। वो हम डिफरेंशियल से इफेक्ट निकाल सकते हैं। Thus, if z is a function of xy, the effect of on z of a small change in x is given by the partial differentiation. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम पता लगा सकते हैं कि z के ऊपर x का क्या इफेक्ट आ रहा है। वो आप क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन से आपको पता लग जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? dz निकालेंगे, वो होगा आपका zx। zx का मतलब पता है ना आपको? x के रेफरेंस में पार्शियल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय dx। ठीक है,
the effect of a large change can approximate it by multiplying the partial derivative by the proposed change. ठीक है, जो proposed change है उसके से आप देख सकते, अगर हमें स्मॉल चेंज देखना है तो आप क्या देखेंगे, डी जेड ये निकालेंगे, लार्ज लेना है तो डेल्टा से निकालते हैं। ठीक है, ये लार्ज और स्मॉल में जो अंतर है वो बताया गया, जो साइन का डिफरेंस है केवल। डी जहां भी ऐसा लिखा रहेगा आप स्मॉल चेंज मानेंगे, डेल्टा लिखा होगा मतलब कि लार्ज चेंजेस, और ये भी अप्रोक्सीमेटेड ही है। और दोनों में आपको निकालना क्या पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, पार्शियल निकालना है, उस पार्शियल को इस डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स क्या होगा, जैसे कि लार्ज चेंज का मतलब क्या हुआ, सपोज आपके यहाँ पे प्राइस मैं अगर कहूं, देखिए डेल्टा का मतलब क्या है वो समझ लीजिए आप। प्राइस अगर मैंने कहा कि प्राइस आपकी बढ़ी है 10 रुपए से बढ़ के 20 रुपए हो गई, तो आपका डेल्टा एक्स कितना हुआ यहाँ पे, सपोज एक्स प्राइस है आपकी, तो डेल्टा एक्स कितना होगा, 10 रुपए। तो ये यहाँ पे इसको हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको करना क्या है, तो वो पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए उसका, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डेल्टा जेड आ गया। अब अगर मैं कहूँ कि प्राइस आपकी 10 रुपए से नहीं बढ़ी, 10 रुपए थी और अब 10 रुपए 0.000001 बढ़ी, तो आप क्या करेंगे, इसको dx से मल्टीप्लाई, ये इसका थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पे दिया गया। इफ द ओरिजिनल फंक्शन इज लीनियर, अब हम आ जाते हैं लीनियरली होमोजीनियस जो सब पढ़े थे आपने। अगर ओरिजिनल फंक्शन आपका लीनियर है तो ये आप ध्यान रखिएगा, उस कंडीशन के अंदर इन डेल्टा वेल्टा और डीवी में कोई अंतर नहीं आता है, सब एक जैसे होते हैं। dz by dx is equal to delta z by delta z होगा, delta x होगा, and the effect of change will be measured exactly, ये दोनों exactly होगा। लेकिन अगर ये लीनियर नहीं है तो हम exactly नहीं करके ये साइन यूज करेंगे, क्योंकि वो उस केस में exactly नहीं होगा। लेकिन अगर लीनियर फंक्शन है तो exactly इसके बराबर होगा। इसके एग्जांपल्स आगे आएंगे, देखते जाएंगे हम। चलिए अब आप करिए, इसमें आपको exactly जो अपन बात कर रहे हैं उसका मतलब पता। If firm's costs are related to its output of two goods X and Y, the functional relation आपको दे रखी है, total cost आउटपुट के डिपेंड कर रही है, दो कमोडिटी X और Y के आउटपुट के ऊपर कॉस्ट डिपेंड कर रही है। ठीक है, द एडिशनल कॉस्ट ऑफ ए स्लाइट इंक्रीमेंट इन आउटपुट X विल बी गिवन बाय द डिफरेंशियल। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल आप निकाल लीजिए, क्या कहेगा, डी टी सी इजिकल, और dx आगे करना है, और लेना क्या था, x के क्या दिखना चाहिए, केवल x का डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल लिखना है ना। अब वो पार्शियल वार्शियल सारे डायरेक्ट निकल रहे हैं, यहाँ देखिए 2x माइनस 0.5y कर दिया ना पार्शियल, इस पार्शियल को dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बता रहा है, द एडिशनल कॉस्ट ऑफ स्लाइट इंक्रीमेंट, थोड़े से इंक्रीमेंट इन आउटपुट x में थोड़ा सा चेंज करने पर एडिशनल कॉस्ट मेरी कितनी आएगी, वो ऐसे निकलेगी। अगर आपसे पूछा जाए, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है और ये कहा जाए कि एक्स में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो मेरी कॉस्ट में एडिशनल कितना चेंज होगा, तो आप ऐसे निकालेंगे उसको, ये बता रहा है यहाँ। अब लार्जर कर दिया, द कॉस्ट ऑफ लार्जर इंक्रीमेंट्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय द चेंज इन एक्स, ये ऐसे निकलेगा। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस, दोनों में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है लेकिन यहाँ पे डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमने क्या कहा, डेल्टा टीसी बाई डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट और ये सब क्या होती है, आपकी पार्शियल डेरिवेटिव होती है। ये भी बताया था ना मैंने, फर्स्ट फर्स्ट डेफिनेशन में वापस जाइए आप, क्या वापस भूल भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं वो भूल जाते हैं। ये जो भी मार्जिनल जितने भी हैं, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, अगर फंक्शन मल्टीवेरिएट है तो वो सारे के सारे आपके पार्शियल हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो ये आपका हो गया मार्जिन इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए ये केस, अब मैंने डेल्टा कब यूज करूंगा, जब बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रही थी। इफ इनिशियली एक्स इज 100, वाई इज 60 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3, तो डेल्टा एक्स लिखना पड़ेगा 3। इंक्रीमेंटल चेंज क्या होगा, डीएक्स अलग चीज है, तो ये होगा। देन आप क्या लिखेंगे, डेल्टा टीसी अप्रोक्सीमेट, या अप्रोक्सीमेट क्यों करो, क्योंकि लीनियर नहीं है। अगर लीनियर होगा तो मैं इसको बराबर भी कर सकता हूँ, तो हमें जनरली हम इसको अप्रोक्सीमेट ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 100 माइनस 0.560। ये कैसे किया इसने बताइए। एक्स आपका कितना है, 100, वैल्यू रखनी है केवल आपको इसके अंदर। ठीक है, तो 2 इंटू 100, एक्स की वैल्यू 100 है, वाई की वैल्यू 60 है। ठीक है, ये आपने दोनों की वैल्यू रख दी, और डेल्टा एक्स आपका कितना है, if initially x is equal to 100 and y is equal to 60 and delta x is equal to 3, 2 into 100, 0.5 into 60, इसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है, इसको सॉल्व करिए ना एक बार, एक बार आप इसको सॉल्व करिए। हेलो, हम्म, नहीं नहीं नहीं, कहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 2 इंटू 100 कर दिया, एक्स को 100 लिखा, वाई को इसने लिखा 60, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो 200 माइनस आपका कितना हो रहा है, ये 60 के केस में 30 हो गया, तो 200 माइनस 30 कितना हुआ आपका, 170। 170 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसने यहाँ पे ये मिस कर दिया, इसको ये भूल गया, वो वही मैं कह रहा हूँ, इसके डेल्टा एक्स क्योंकि इसका 3 है ना, वो यहाँ पे 3 लिखा नहीं है ना, तो ये इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। तो ये आपका जब बहुत ज्यादा चेंज हो तो आप डेल्टा यूज करते हैं इसमें, और बाकी हम इसमें ये करते हैं, और ये जो लीनियर के केस में डेल्टा और डिफरेंशियल दोनों आपका सेम होता है। चलिए अब आगे आ जाइए। एज्यूम इन सेक्शन 6.2 दैट b इज इक्वल टू 0.7, a इज इक्वल टू 0.1, जो अभी अपने प्रॉब्लम पड़ी थी, और आपकी जो इनकम है वो 1200 है। द डिफरेंशियल कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन द पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये हम कभी कुछ भी निकाल सकते हैं, वो आप उस एग्जांपल में इन वैल्यूज को रख के और इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, मल्टीप्लायर कितना है। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, सिंपली बी अगर 0.7 है और ए अगर 0.1 है, तो 1 अपॉन 0.8 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, नहीं 0.2 आपका हुआ, 1 अपॉन 0.2 का मतलब क्या हुआ आपका, 500, 50 मतलब है ना, तो 50 सॉरी 5 हो गया, तो 5 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करेगा, उसका आपकी इनकम चेंज है।